हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो चलिए सुबह की ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा और गर्म गर्म चाय कॉफ़ी के साथ हम करते हैं आज का करंट अफेयर्स का नाश्ता। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं आज 7 जून 2021 डेली करंट अफेयर्स यानी कि दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक कर दे। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा देखते हैं, आप लोग भी फटाफट आंसर करते जाइएगा कि आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यानी फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने कृत्रिम द्वीप के निर्माण के लिए मंजूरी दिया है। तो बताइएगा कि किस देश ने कृत्रिम द्वीप के निर्माण के लिए मंजूरी दिया है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है इजराइल। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जिसने कि कृत्रिम द्वीप के लिए मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। और डेनमार्क की अगर राजधानी की बात की जाए तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और कृत्रिम द्वीप के निर्माण के लिए। अब चलिए कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। तो चीन ने कृत्रिम सूरज रिएक्टर बनाया है। चीन के द्वारा कृत्रिम सूरज रिएक्टर बनाया गया। इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कृत्रिम द्वीप डेनमार्क के द्वारा और कृत्रिम सूरज रिएक्टर चीन ने बनाया है। और इस द्वीप का क्या नाम रखा जाएगा? ये जो कृत्रिम द्वीप है तो लिनेट होल्म द्वीप। इसका नाम क्या है? तो लिनेट होल्म द्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें 1 2 लिखा गया, आई मीन 12। तो आप समझ सकते हैं, चूंकि अभी एडिटर नहीं है तो मैं क्वेश्चन भी खुद बनाती हूँ आपके लिए और एडिट भी खुद ही करती हूँ, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, मैनेज कर लेंगे। तो अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में चर्चित ब्रिजिग ट्रायल क्या है। हाल ही में चर्चित ब्रिजिग ट्रायल ये होता क्या है? हम ब्रिजिग ट्रायल के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो बताइएगा आप लोग। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है स्थानीय स्तर पर होने वाले नैदानिक परीक्षण। स्थानीय स्तर पर होने वाले नैदानिक परीक्षण। दूसरा है बीजिंग होने वाले नैदानिक परीक्षण। और ऑप्शन नंबर सी है ब्रिक्स देशों द्वारा नैदानिक परीक्षण। और ऑप्शन डी है WHO द्वारा किया जाने वाला नैदानिक परीक्षण। तो आप लोग बताइएगा कि ब्रिजिग ट्रायल जो है ये क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थानीय स्तर पर होने वाले नैदानिक परीक्षण ही ब्रिजिग ट्रायल है। अब चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सिनोवैक वैक्सीन कहाँ की है? तो आपको मैं बताई थी कि सिनोवैक वैक्सीन जो है ये चीन के द्वारा लाई जा रही है, तो आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज क्या है? अभी हाल ही में चर्चा में है क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज चर्चा में है, तो बताइए क्या है? तो ये मंकी बुखार है। ये क्या है? ये मंकी बुखार है। तो आपके लिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने यौन टैब योजना लॉन्च की है? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने यौन टैब योजना लॉन्च की है? तो बताइएगा आप लोग। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन ए है जम्मू, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है पुडुचेरी और ऑप्शन डी है दमन द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा लद्दाख। ये होगा लद्दाख, यानी कि लद्दाख के द्वारा यौन टैब योजना शुरू की गई है। अब चलिए जान लेते हैं। तो लद्दाख में सबसे बड़ा हेमिस पार्क है, जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। लद्दाख में ही हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का। और यदि सबसे छोटे नेशनल पार्क की बात की जाए तो वो साउथ बटन है, जो अंडमान में है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कुछ इसके बारे में। तो लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने छात्रों को करीब 12,300 टैबलेट इस योजना के तहत दी। यानी कि आप समझ गए कि ये योजना यौन टैब जो योजना है, ये योजना है क्या? तो ये लद्दाख के द्वारा दिया जाने वाला जो टैबलेट होता है, टैबलेट दिया गया है 12,300 स्टूडेंट्स को, ताकि वो पढ़ाई कर सके। तो यहाँ लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर। आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। तो 4 क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो यानी कि थीम 2021 की थीम पूछा जा रहा है आपसे कि 2021 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन ए है सेव द इन्वायरमेंट, सेव द इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ऑप्शन सी है हेल्दी प्लैनेट।
और ऑप्शन डी है गो ग्रीन एंड एलिमिनेट ग्लोबल वार्मिंग। तो आप लोग बताइएगा कि क्या था इस बार का थीम। तो इस बार का जो थीम था वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस बार की थीम है। और देखिए जून 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। पहली बार जून 1972 में ही मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कराया गया। और पर्यावरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से की गई, तो आपको ध्यान में रखना है 5 जून 1974 से। 5 जून 1974 से पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा, यानी घोषणा 1972 में हुई और मनाया गया 1974 में। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ स्थित है, यानी कि किस देश में स्थित है। तो आपको पता है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है ये कहाँ स्थित है, मैं इसके बारे में बताऊंगी। पहले ऑप्शन देख लेती हूँ। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो आप लोग फटाफट बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है ये किस देश में स्थित है। तो ये है इंडोनेशिया में स्थित। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। और इसमें बार बार विस्फोट यानी उद्गार होते रहते हैं। अभी हाल ही में 2021 के फर्स्ट में भी इसमें उद्गार हुए थे। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। तो मेरापी को इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया में और भी ज्वालामुखी हैं, जैसे कि सिनामुग हो गया, सेमेरू हो गया, क्रेकातोआ हो गया। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है, ये सारे के ध्यान में रखना है। सिनामुग, उसके बाद मेरापी तो है ही, फिर सेमेरू इससे आते हैं क्योंकि इंडोनेशिया के ज्वालामुखी फेमस है, तो इसीलिए उससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है क्रेकातोआ, ठीक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की दर क्या है। तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की दर की बात की जाए तो ये कितनी है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ, बताइएगा आप लोग। तो ऑप्शन ए है 4.5% एवं 3.5%, ऑप्शन बी है 4.20% एवं 3.35%, ऑप्शन सी है 4.25% एवं 3.20% और ऑप्शन डी है 4.25% एवं 3.35%। तो बताइएगा कि आरबीआई की मौद्रिक नीति में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की दर क्या है, यानी रेपो रेट कितनी है और रिवर्स रेपो रेट कितनी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेपो रेट जो है वो है 4.25% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में यदि अंतर की बात की जाए तो जब बड़े बैंक छोटे बैंकों को लोन देता है तो उसे रेपो रेट कहते हैं, उसे रेपो रेट कहते हैं। यानी कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने छोटे बैंकों को लोन देगा तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे रेपो रेट कहा जाएगा। और जब छोटा बैंक यानी कि छोटे बैंक के पास अधिक धनराशि जमा हो जाएगी और वो रिजर्व बैंक को कहेगा कि मेरे कुछ पैसे तुम ले लो और मुझे इसके बदले लोन देना, तो रेपो रेट तो वो बोलेगा, यानी कि बड़ा बैंक बोलेगा कि मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन तुमको मैं बहुत कम ही दूंगा, यानी कि जो रिवर्स करूंगा, जो रेपो रेट रिवर्स करूंगा वो बहुत कम दूंगा। तो इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रिवर्स रेपो रेट जो होता है हमेशा रेपो रेट से क्या होती है, बड़ी होती है या छोटी होती है। तो आपको याद रखना है कि रिवर्स रेपो रेट चूंकि बड़े देते हैं छोटे को, तो बड़ा तो थोड़ी कंजूसी से देते हैं, यानी ध्यान में रखिएगा कि कम देते हैं और रेपो रेट जो होती है वो ज़्यादा देते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रहेगी, रिवर्स रेपो रेट हमेशा क्या रहेगी, तो वो कम रहेगी रेपो रेट की अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। तो वित्त वर्ष 2022 के लिए, वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी के बढ़ोतरी दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना कि जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो कितना रहने का अनुमान लगाया गया वर्ष 2022 के लिए, तो 9.5%, 9.5%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में चर्चा में रहा मॉडल टेनेंसी एक्ट किससे संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा मॉडल टेनेंसी एक्ट, मॉडल टेनेंसी एक्ट ये किससे संबंधित है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कमाई में विवाद से, ऑप्शन बी है किराए की संपत्तियों से,
ऑप्शन सी है पट्टे पर ली गई जमीनों से, और ऑप्शन डी है बाल एवं महिला उत्पीड़न से। तो बताइएगा आप लोग कि मॉडल टेनेंसी एक्ट किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरायों के संपत्तियों से संबंधित है मॉडल टेनेंसी एक्ट। और यदि बात की जाए कि संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो चूंकि आपको पता है कि एक समय ये जब संविधान का निर्माण हुआ, अधिकार दिए गए, तो मौलिक अधिकार में था, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था संपत्ति का अधिकार। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, तो इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार कर दिया गया। और किस अनुच्छेद में डाल दिया गया, तो 300 के ए में डाल दिया गया, 300 के ए में डाल दिया गया किसे, संपत्ति के अधिकार को। और अभी जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है ये किराए की संपत्ति से संबंधित है। देखिए किस राज्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को मंजूरी दी है, तो ये भी हाल ही का क्वेश्चन है। तो ये हरियाणा सरकार द्वारा दी गई, यानी हरियाणा सरकार ने संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को मंजूरी दी है। तो ठीक है, आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किसे नौसेना एवं रक्षा स्टाफ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। तो बताइएगा आप लोग कि किसे नौसेना यानी कि जो जल सेना है एवं रक्षा स्टाफ, इन दोनों का संयुक्त रूप से सचिव नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है RS सोढ़ी, ऑप्शन बी है DG कुलदीप सिंह, ऑप्शन सी है रवनीत सिंह, और ऑप्शन डी है कपिल मोहन धीर। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपिल मोहन धीर को ही बनाया गया नौसेना एवं रक्षा स्टाफ का संयुक्त सचिव। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्ति से रिलेटेड है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए अगर बात करें तो वो इस असाइनमेंट पर आने वाले पहले सशस्त्र बल अधिकारी हैं। ये तो VVI समझ लीजिए, आपका स्टार मार्क क्वेश्चन हो गया कपिल मोहन धीर, क्योंकि ये इस असाइनमेंट पर आने वाले पहले सशस्त्र बल अधिकारी, इससे पहले और कोई भी अधिकारी इस असाइनमेंट पे वर्क नहीं किया, यानी कि संयुक्त रूप से सशस्त्र सीमा और ये नौसेना में एक साथ काम नहीं किए, सचिव नहीं बने। अगर बात की जाए नौसेना की, तो मैंने आपको बताया था कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात की जाए, अध्यक्ष यानी कि जो करमबीर सिंह है, एडमिरल करमबीर सिंह, इसके मेन जो आप कहते हैं जिसे अध्यक्ष कहते हैं, एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल, ये सारे। तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किस राज्य में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। तो आपको पता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो भारत के कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, और इनके द्वारा किस राज्य में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है पुणे। यानी कि रांची झारखंड में किया गया, या रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया, आगरा यूपी में किया गया, या फिर पुणे महाराष्ट्र में किया गया है मेगा फूड पार्क का उद्घाटन। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में किया गया मेगा फूड पार्क का उद्घाटन, मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ को धान की डलिया भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में आते हैं। इसके अलावा देखिए अगर CM की बात की जाए कि छत्तीसगढ़ के CM कौन है, तो वो है भूपेश बघेल जो हैं वो छत्तीसगढ़ के CM है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के CM है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं इस योजना का लक्ष्य क्या है कि कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ना, यानी कि मेगा फूड पार्क योजना जो है छत्तीसगढ़ की, इसका लक्ष्य क्या है, तो कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें दिया रहता है कि इसका लक्ष्य क्या है। आप जो भी योजनाएं पढ़ते हैं उसके डेट इन सब उसकी क्षेत्र से रिलेटेड होता है, और उसके अलावा पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, यानी इसका लक्ष्य क्या है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, बाजार से जोड़ना। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10th नंबर क्वेश्चन है भारत का वन एवं वृक्ष आवरण बढ़कर कितना बढ़ गया, यानी कि बढ़कर कितना हो गया भारत का वन एवं वृक्ष आवरण। तो देखेंगे इसका ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है 24.33%, ऑप्शन नंबर बी है 24.5%,
ऑप्शन नंबर सी है 24.56% और ऑप्शन नंबर डी है 23.5%। तो आप लोग बताइएगा कि भारत का जो वन वृक्षावरण है वो बढ़कर कितना हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24.56%, 24.56%। और यदि बात की जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पे कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही स्थित है। सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही स्थित है, जिसमें कान्हा, पन्ना, पेंच, माधव ये सारे राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको इन्हें भी ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, उनके द्वारा इसका मापन किया गया यानी कि उनके द्वारा ये सूचित किया गया। और आपको ये बता दें कि केंद्रीय प्रकाश मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कल का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, तो आप लोग भी साथ ही साथ बताते चले जाइएगा। तो देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं की खोज की गई। तो क्या है इसका राइट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हाल ही में बौद्ध गुफाओं की खोज की गई है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो बुजुर्गों के लिए सीनियर केयर एज इन ग्रोथ इंजन सेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये अभी बहुत ही चर्चे में स्थित है और एक टॉपिक भी बना हुआ है ये। तो बुजुर्गों के लिए जो सीनियर केयर एज इन ग्रोथ इंजन सेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि चर्चा में रहे ईगल एक्ट किस देश से संबंधित है। ईगल एक्ट जो है ये किस देश से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका से संबंधित है ईगल एक्ट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नीचे नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 से 2021 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो केरल द्वारा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया गया एसडीजी इंडेक्स 2020 टू 2021 में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने एलएसी पर एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चीन ने। चीन के द्वारा की गई है इस रक्षा प्रणाली का विकास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को सेवा मुक्त किया गया, यानी कि किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को हाल ही में मुक्त किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आईएनएस संध्या। इसका जो राइट आंसर है आईएनएस संध्या। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। तो ये किस देश के थे, तो ये सर अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के थे। मॉरिशस इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार के राज्य सरकार, बिहार के मंत्री के द्वारा इनका घोषणा की गई है मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग में। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट। तो हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च पेंगुइन 4B उपग्रह संबंधित है, यानी किस देश द्वारा पेंगुइन 4B उपग्रह संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। उसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक का गठन किया गया है, यानी कि नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक का गठन किस राज्य ने किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। इसका राइट आंसर क्या है, ये है गोवा। तो आज मैंने आपके 10 क्वेश्चंस करंट के करा दिए, उसके बारे में कुछ बता दी हूँ और उसके अलावा मैंने आपका रिवीजन भी करवा दिया। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।